हेलो बच्चों, वेलकम। मैं राहुल कुमार आपको फिर से सॉल्यूशन के सीरीज में स्वागत करता है। तो आज है आई थिंक लेक्चर नंबर 13 और ऑलमोस्ट हो सके तो लास्ट लेक्चर हो या सेकंड लास्ट लेक्चर हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सॉल्यूशन शायद नहीं दिख रहा होगा। सॉल्यूशन लेक्चर नंबर आई थिंक 13 होगा, है ना, यदि मैं करेक्ट हूँ तो। चलिए, तो ये हो गया आपका लेक्चर नंबर 30। हमने लास्ट क्लास में आपको डिस्कस किया था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और हमने लास्ट क्लास में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में दो डिस्कस किए थे। एक RLVP मतलब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर वाली बात हम लोग डिस्कस किए थे, और दूसरा है ना एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। दो चीज़ें डिस्कस किया था, और हमने यहाँ देखा था कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट जो होता है दैट इज इक्वल टू, है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट बोलते हैं। इसे हम लोग रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बोलते हैं। तो ये हमने डिस्कस किया था, और डेल्टा टीबी में मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में हमने डिस्कस किया था कि दैट इज इक्वल टू KBM होता है ना। M स्टैंड्स फॉर मोलालिटी, M स्टैंड्स फॉर मोलालिटी। तो आपको कभी कभी ना ये एक्सटेंडेड वर्जन में भी मिल सकता है। जैसे आपको क्या कर देगा, ये मोल फ्रैक्शन को ये जो फार्मूला है उसमें इसको ब्रेक कर देगा। तो आपको अगर मोल फ्रैक्शन के फार्मूला में ब्रेक करना है तो नॉर्मली आप लिख सकते हो कि अगर सॉल्यूट की बात कर रहा है तो जनरली आपको बताया था कि B स्टैंड्स फॉर, है ना, सॉल्यूशन में स्टैंडर्ड चलता है कि B मतलब हम लोग सॉल्यूट को समझते हैं और A मतलब सॉल्वेंट को समझते हैं। तो दैट इज इक्वल टू Na प्लस, है ना, NB हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, टोटल, है ना, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं ये डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल होते हैं, है ना, ये वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल होते हैं। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन है यानी कि Na वेरी वेरी ग्रेटर देन NB है, दैट मीन्स हो गया Na प्लस NB अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू Na हो जाएगा। यानी कि आप लिख सकते हो कि डेल्टा P, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाय, है ना, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ये इसको P0 हटा देता हूँ, P0 नहीं, है ना, P0 ऑफ सॉल्वेंट दैट इज इक्वल टू NB अपॉन Na बोल सकते हैं हम लोग। तो ये हो गया आपका रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दैट इज द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन केस ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, है ना। तो आपको यही चीज़ अप्लाई करना है। अब एक और सवाल आता है कि हम लोग ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं इसका यूज़ कहाँ करते हैं। तो इसका यूज़ जनरली होता है, यूज़ कहाँ होता है इसका, तो यूज़ होता है टू फाइंड मॉलिक्यूलर वेट, है ना, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर वेट को फाइंड करने के लिए ये चीज़ यूज़ किया जाता है ना। तो आप देख सकते हो कैसे, है ना, देख सकते हो कैसे कि अगर इसको और ज़्यादा ब्रेक किया जाए, तोड़ा जाए, तो आप देखोगे कि डेल्टा P अपॉन P0 ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू आ रहा है ना, वेट ऑफ B डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ B, है ना, इनटू, है ना, इसको भी वेट में तोड़ लेते हैं सॉल्वेंट को भी, तो लिखेंगे वेट ऑफ A
डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ ए, तो कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। और ये सब कुछ ग्राम में लेना है क्योंकि मोलर मास ग्राम में होता है। तो ये सारा कुछ इस तरह से कन्वर्ट होके चला आएगा। अब इस रिलेशन से आप बखूबी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे मोलर मास का यानी मॉलिक्यूलर वेट का टर्म्स एसोसिएट हो गया है ना, मिल गया, आपको दिखने लगा। तो आप आसानी से ये चीज़ तो एक्सपेरिमेंटली निकाल सकते हो और ये चीज़ इस फार्मूले में डालकर निकाल सकते हो, अगर ये निकालना होगा तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आया होगा। आप इस तरह से इसको भी ब्रेक कर सकते हो, है ना, इस मोलालिटी को भी ब्रेक कर सकते हो ऐसे, है ना, और वहाँ भी आप मास निकाल सकते हो। तो कोई बड़ी डील नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ इतना कुछ समझ में आया होगा। चलिए, सब कुछ सही चल रहा है, बढ़िया। तो नोट कर लो इसको जल्दी से आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर नोट कर लिए होगा आप लोग, है ना। तो वो वाला मोलालिटी वाला फार्मूला यहाँ डाल दोगे तो आ जाएगा चीज़ें। अब इसमें एक और चीज़ हमें डिस्कस करना था, जो कि था क्या, जो कि था मेरे को केबी का डिस्कशन। तो केबी के बारे में लास्ट क्लास में बहुत कुछ बातें नहीं करी थी, बस यूनिट के बारे में बोला था। तो केबी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मोलल, वो तो बोल दिया था क्या बोलते हैं, मोलल, है ना, एलिवेशन कांस्टेंट बोलते हैं इसको। दिस इज मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, है ना, या फिर इसी का नाम है इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो ये दोनों कहा जाता है। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट क्यों कहा जाता है, क्योंकि अगर मोलालिटी 1 लेते हैं हम लोग, है ना, अगर मोलालिटी हमारा 1 हो जाए, है ना, 1 मोल पर केजी हो जाए, तब उस समय जो एलिवेशन होगा वही केबी होगा। दैट्स वाई इसे क्या कहा जाता है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्यों मोलल एलिवेशन कांस्टेंट कहा जाता है ये समझ में आया होगा। ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लिया जाता है बोर्ड वगैरह में कि व्हाई केबी इज नॉन एज मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं केबी के ऊपर कि केबी क्या होगा। तो ये हर एक सॉल्वेंट के लिए केबी का वैल्यू अलग अलग होता है। हर एक सॉल्वेंट के लिए केबी का वैल्यू क्या होता है, अलग अलग होता है ना। तो ये आइदर क्वेश्चन में दिया रहेगा, नहीं तो आपको निकालना पड़ेगा, है ना। तो इसके लिए फार्मूला है आपका केबी इक्वल टू होता है ना, केबी इक्वल टू होता है आर टीबी स्क्वायर इंटू आर इंटू टीबी स्क्वायर इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ए लिख देता हूँ, ए स्टैंड्स फॉर सॉल्वेंट, है ना, इंटू डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डेल्टा एच भी लिख देता हूँ यहाँ पे। भी स्टैंड्स फॉर वेपोराइजेशन, है ना। ये क्या है, हीट ऑफ वेपोराइजेशन। दिस इज द हीट ऑफ वेपोराइजेशन या इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। आर स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, है ना। अगर यहाँ पे एनर्जी वगैरह की बात करी जा रही है तो आप सोच सकते हैं कि एनर्जी वाला यूज़ करोगे। थर्मोडायनेमिक्स में जो आर यूज़ करते थे वो वाला यूज़ करोगे। गैसेस में जो आर यूज़ करते थे 0.0821 वाला वो यूज़ नहीं करोगे। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा, है ना। यहाँ पे मैं चीज़ें लिख देता हूँ। आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। और टीबी क्या है, ये है बॉइलिंग पॉइंट, है ना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए है। एंड एम ए क्या है, मोलर मास ऑफ ए है, मोलर मास ऑफ ए। ए स्टैंड्स फॉर यहाँ पे सॉल्वेंट, ए स्टैंड्स फॉर सॉल्वेंट, है ना, ए स्टैंड्स फॉर सॉल्वेंट।
और यहाँ पे डेल्टा एच भी क्या है, हीट ऑफ वेपोराइजेशन या इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, इसको क्या बोलेंगे, इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, है ना, इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। तो ये है आपका। तो इससे हम लोग क्या निकालते हैं, केबी का वैल्यू निकालते हैं, है ना, केबी का वैल्यू निकालते हैं। हमने लास्ट क्लास में केबी की यूनिट की भी बात करी थी। केबी का यूनिट क्या होता है, तो हमने बात करी थी केल्विन केजी पर मोल होता है ना, केल्विन केजी पर मोल होता है इसकी यूनिट, है ना। ये वाली बात हमने लास्ट क्लास में करी थी कि और कैसे निकलता है वो भी मैंने बात करा था बहुत अच्छे से, तो आप सोच सकते हो। अब ये कॉन्स्ट, अब देखो ध्यान दो, है ना। तो अगर ये निकालना है तो ये सारी डेटा दिया रहेगा और इसकी मदद से आपको के बी निकालना होगा और उसको यहाँ डालना होगा, डेल्टा पी भी निकालना होगा। अब एक और चीज़ सुनो, तो कभी कभी बच्चे ना क्या करते हैं, ये सवाल दो तरह के पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाएगा आपसे कि इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बताओ, तो आप डायरेक्टली के बी इंटू एम कर दोगे, है ना। अगर एक और सवाल ऐसा आएगा कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बताओ, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बताओ, तो वहाँ भी बच्चे ऐसा ही करके छोड़ देते हैं। तो ये वाली गलतियाँ मत करना। तो इसमें क्या होता है कि डेल्टा टी बी आपको पता है क्या होता है, इलिवेशन, है ना। इलिवेशन किसका, इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब सॉल्वेंट जैसे ही सॉल्यूशन बनाता है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ जाता है। आपने ये वाली बात देखी थी, है ना। तो इसका वैल्यू अगर मैं लिखूं, है ना, ऐसा लिखता हूं, टीबी ऑफ ये सॉल्यूशन बोल देता हूं, इसको टीबी को सॉल्यूशन बोल देता हूं, माइनस टी नॉट बी सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट था, है ना। इलिवेशन हुआ है तो बढ़ जाएगा सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, और सॉल्वेंट का क्या होगा, कम होगा, तो ये सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है, दैट इज इक्वल टू के बी एम, ऐसा हो गया। और अगर आपसे ये पूछ लेता है कि सॉल्यूशन का निकालो, तो सॉल्यूशन का भाई क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट। तो सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट, टी बी ऑफ सॉल्यूशन बेसिकली हो जाएगा आपका टी नॉट बी सॉल्वेंट प्लस के बी एम हो जाएगा। तो ये आपको निकालना पड़ेगा, है ना। ऐसा ना कि एक करके छोड़ दिए, ऐसा नहीं करना है। तो ये वाली गलतियां अक्सर लोग कर देते हैं, तो ये वाली गलती नहीं करना है, इस पर थोड़ा सा सतर्क रहना है आपको। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आई होगी आपको, किसी तरह का इसमें डाउट नहीं रहा होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तक जाने से पहले हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, एक बढ़िया सा क्वेश्चन है ना, उसको करते हैं। देखो, अगर आपसे ऐसा बोल दे CH3 CH, है ना, 2 CH2 CH2 OH, एक 4 है ना, CH3 CH2, यहाँ पे CH3 लगा देता हूँ, एंड CH2OH, ये हो गया 2 2 4 2 3 4, ठीक है। ये दूसरा हो गया। तीसरा CH3 CH3 CH3OH, तीसरा। अगर मैं ये पूछूं कि 1 2 3 में ऑर्डर ऑफ KB बताओ, मैं क्या पूछ रहा हूं आपसे, समझ पा रहे हो आप लोग? मैं पूछ रहा हूं कि ऑर्डर ऑफ KB बताओ, ऑर्डर ऑफ KB, है ना, ये पूछ रहा हूं आपसे कि ये तीनों का क्या ऑर्डर होगा, है ना, किसका KB कम होगा और किसका KB ज़्यादा होगा। तो अभी आपने देखा कि KB जो होता है दैट इज इक्वल टू, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू
बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000 इंटू इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन या हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अच्छा, इस चीज को कभी कभी दूसरे तरह से भी लिखा जाता है। जैसे अगर आप इसको ऐसा कर दो, R इंटू टी बी स्क्वायर इंटू 1000 इंटू डेल्टा एच भी बाई मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट कर दो, तो इसका स्वरूप बदल जाएगा। अब देखो कि डेल्टा एच अपॉन एम ए क्या कहलाता है ना? तो दिस इज नथिंग बट लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, LV, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। दिस इज लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, है ना? हीट ऑफ वेपोराइजेशन आया समझ में? ये क्या है? लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है। क्लियर है? अब लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को आप समझ सकते हो कैसे डिफाइन करते हैं। हम लोग कहते हैं ना कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू है ना बॉयल 1 kg ऑफ सब्सटेंस, सॉरी 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, तो उसे क्या कहते हैं? मतलब 1 ग्राम कोई भी लिक्विड को या कोई भी सब्सटेंस को कंप्लीटली बॉयल करने के लिए, है ना, वेपर बनाने के लिए, है ना, कंप्लीटली बॉयल करने का मतलब कि वेपर बनाना, कि वेपर बनाने के लिए 1 ग्राम सब्सटेंस को यानी लिक्विड को ही ऑब्वियसली वेपर बनाएंगे, तो लिक्विड को वेपर बनाने के लिए जो हीट लगता है वही क्या कहलाता है? लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब ये था डेल्टा एच भी क्या था? इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, मतलब 1 मोल लिक्विड को गैस बनाने में जो हीट लग रहा था वो था। तो 1 मोल का मास क्या होता है? मोलर मास के बराबर। तो 1 ग्राम को वेपोराइज करने के लिए जितना हीट लगेगा वो तो लैटेंट हीट होता है, इसलिए 1 ग्राम में कन्वर्ट कर दिया गया, तो ये कन्वर्ट होकर LV बन गया। तो उम्मीद करता हूँ यह समझ में आया होगा, है ना? तो ये समझ में आया होगा। तो इसको आप लिख सकते हो R इंटू डेल्टा टी बी स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू LV लिख सकते हो ऐसे, है ना, इस तरह से, है ना? तो बेसिकली, है ना, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का कॉन्सेप्ट को यूज़ किया गया है कि 1 ग्राम लिक्विड को वेपर बनाने के लिए जो हीट लगता है वही क्या कहलाता है? लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता है। क्लियर हो गया होगा। और आपको पता है कि जब हम लोग वेपोराइज कर रहे होते हैं तो उस समय टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, फेज का ट्रांजिशन होता है ना? तो यही माना जाता है लैटेंट, इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो हीट दे रहे हैं वो जा कहाँ रहा है? तो बेसिकली ट्रांजिशन में चला जा रहा है ना? तो इसलिए टेम्परेचर में, लिक्विड के टेम्परेचर में कोई फ़र्क नहीं आता, इसलिए उसको लैटेंट बोला जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ पता होगा आपको, और अभी कुछ चीज़ें मैंने बताया तो ओवरऑल आइडिया लग गया होगा क्या होता है। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर। तो देखो यहाँ पे क्या है, के भी जो है R पे डिपेंड कर रहा है, MA पे डिपेंड कर रहा है ना, मतलब मोलर मास पे डिपेंड कर रहा है, और यहाँ डेल्टा H हीट ऑफ वेपोराइजेशन पे डिपेंड कर रहा है, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड पे डिपेंड कर रहा है, सॉल्वेंट पे डिपेंड कर रहा है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड कर रहा है। अब देखो यहाँ पे देखो R जो है ये तो कांस्टेंट है, 1000 कांस्टेंट है, MA, है ना, MA हर एक सॉल्वेंट का अलग अलग होगा, तो उसका क्या होगा? प्रोपोर्शनल हो गया। तो मैं बोल सकता हूं KB इज प्रोपोर्शनल ऑफ MA। पहली चीज तो ये होगी। दूसरा चीज, है ना, ये दोनों पे डिपेंड कर रहे हैं, तो आप अगर इंडिविजुअली, मतलब आप इसको केवल सिंपली देखो तो इन्वर्सली हो जाएगा, और इसको TB, है ना, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि KB का, है ना, डेल्टा HB का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, और KB जो हो गया प्रोपोर्शनल ऑफ TB स्क्वायर हो गया, ऐसा बोल सकते हो आप। ठीक है, अब थोड़ा सा हम इसको और कुछ देखते हैं। कभी कभी उस तरह का भी क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। देखो एक रूल होता है ट्रॉन्टॉन रूल,
ट्रॉटॉन्स रूल। तो अकॉर्डिंग टू ट्रॉटॉन्स रूल किसी भी सिमिलर टाइप ऑफ सॉल्वेंट के लिए, मतलब अल्कोहल है तो अगर अल्कोहल ही सारा है तो सिमिलर टाइप ऑफ सॉल्वेंट के लिए डेल्टा एच भी अपॉन टी बी का ये जो रेशियो होता है ये कांस्टेंट होता है ऑलमोस्ट सभी लिक्विड के लिए। ये सभी लिक्विड के लिए अगर सिमिलर टाइप के लिक्विड हैं तो डेल्टा एच भी बाई टी बी जो होता है ये हमेशा कांस्टेंट होता है सभी के लिए। तो अगर आप इसको भी कांस्टेंट कर दिया और मोलर मास मान लो किसी उस सिमिलर टाइप का लिक्विड की बात कर रहे हैं, अगर जैसे यहाँ पे अल्कोहल है सभी अल्कोहल है, तो और ये सारे अल्कोहल्स क्या हैं, देखो सभी का मोलर मास सेम ही है क्योंकि सभी में 4 ही कार्बन है और एक OH ग्रुप है, तो मोलर मास भी सेम हो गया। और ये सिमिलर टाइप के लिक्विड हैं, अल्कोहल है, तो अकॉर्डिंग टू ट्रॉटॉन्स रूल डेल्टा एच बी बाई टी बी कॉन्स्टेंट हो गया, ए भी कॉन्स्टेंट हो गया। तो बचा क्या, बचा आपके पास के बी प्रोपोर्शनल ऑफ टी बी, है ना, मतलब बॉइलिंग पॉइंट का प्रोपोर्शनल होगा के बी। तो सिंपल कहे तो बॉइलिंग पॉइंट का क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है के बी, है ना। अगर मोलर मास वैरी कर रहा है तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, लेकिन यहाँ मोलर मास वैरी नहीं हो रहा है तो आप टी बी देखना पड़ेगा कि इसका टी बी कैसा है। तो आप सोचो कि टी बी किसका ज़्यादा होगा, टी बी किसका कम होगा, है ना, बॉइलिंग पॉइंट किसका कम होगा। तो देखो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट इज प्रोपोर्शनल ऑफ क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट इज प्रोपोर्शनल ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ पे देखो कि वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का क्या हो रहा है, किस में कम है किस में ज़्यादा है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या है, मॉलिक्यूलर मास सेम है, तो आपको पता है कि वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कहा जाता है कि वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास होता है। बट यहाँ मॉलिक्यूलर मास तो सेम है, तो ऐसे नहीं पता चला, तो फिर क्या देखते हैं, सरफेस एरिया देखते हैं। तो देखो सरफेस एरिया ब्रांचिंग के साथ क्या होता है, घटता है, ब्रांचिंग के साथ क्या होता है, घटता है, मैंने ऐसा बताया था। तो देखो यहाँ पे लीनियर है, यहाँ पे एक ब्रांच लगा तो थोड़ा ये गोलाकार बना, ये और ज़्यादा गोलाकार बना, तो इसका है ना सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा कम हो गया। तो कॉन्टेक्ट एरिया कम होने से वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगता है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, कम जाएगा, है ना, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम जाएगा। तो आपको पता है कि टी बी प्रोपोर्शनल ऑफ, है ना, इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, और इंटरमोलिकुलर फोर्स को वंडरवाल फोर्स से रिलेट कर सकते हो कैसे। तो आप देख रहे हो कि सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा, देन इसका होगा, है ना, 1 का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, टीबी का ऑर्डर ये होगा, और 2 देन आपका 3 होगा, ऐसा होगा बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। तो जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होगा वही केबी का ऑर्डर होगा, मतलब केबी का भी ऑर्डर क्या होगा, सेम ही होगा, है ना, केबी का भी ऑर्डर क्या होगा, यही होगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसमें काफ़ी कुछ समझने की चीज़ें थी तो मैंने आपको बताया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, है ना, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग का मतलब आप क्या समझते हो, सबसे पहले ये बात बताओ, फ्रीजिंग का मतलब क्या समझते हो। तो फ्रीजिंग का मतलब होता है किसी भी लिक्विड को, है ना, किसी भी लिक्विड को टेम्परेचर घटाकर, है ना, उसको सॉलिड बनाना, सॉलिड बनाना, यही होता है फ्रीजिंग, है ना। और आपको पता है कि जब ये फ्रीज कर रहे होते हैं, जब ये सॉलिड का फॉर्मेशन हो रहे होते हैं, तो ये दोनों फेज इक्विलिब्रियम में होता है। तो जिस रेट से लिक्विड सॉलिड बन रहा होता है उसी रेट से सॉलिड लिक्विड भी बन रहा होता है, दोनों इक्विलिब्रियम फेज में उस समय होते हैं, है ना, दोनों में क्या होता है,
इक्विलिब्रियम फेज में होते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन में होते हैं, आपको पता है ना। दोनों उस समय इक्विलिब्रियम बना रहे होते हैं। तो इक्विलिब्रियम वाला साइन हम लोग लगाएंगे, है ना, इक्विलिब्रियम वाला साइन लगाएंगे। ये प्रोसेस में क्या हो रहा था, दोनों इक्विलिब्रियम बना रहे होते हैं फ्रीजिंग कंडीशन में। अब इसका रिलेशन कहीं ना कहीं वेपर प्रेशर के साथ है। अब देखो, जब ये कंडीशन रहा होगा, जब ये दोनों लिक्विड फ्रीज कर रहा होगा सॉलिड में, तो उस समय ये दोनों इक्विलिब्रियम में है, दोनों सेम ही कंटेनर में उपस्थित है। तो दोनों के ऊपर जो वेपर प्रेशर होगा क्या अलग होगा या सेम ही होगा? तो दोनों सेम कंटेनर है, सेम इन्वायरमेंट है, इक्विलिब्रियम है, तो इक्विलिब्रियम का तो कंडीशन ही सेम होता है, सेम कंडीशन की बात करता है ना। तो दोनों के लिए क्या होगा, सेम कंडीशन होगा, यानी कि सेम वेपर प्रेशर होगा। तो ऐसी घटना कब होगी, एट सेम वेपर प्रेशर पे, सेम वेपर, है ना, सेम वेपर प्रेशर, है ना, एट सेम वेपर प्रेशर, ठीक है, एट सेम वेपर प्रेशर। अब सेम वेपर प्रेशर कहने का मतलब क्या है, सेम वेपर प्रेशर फॉर लिक्विड एज वेल एज सॉलिड। ये दोनों का वेपर प्रेशर उस कंडीशन में क्या होगा, सेम होगा। तो ये देखो, अब ग्राफ की मदद से समझते हैं इसको, है ना। ये रहा प्रेशर, ये रहा टेम्परेचर, है ना। मैं क्या कर रहा हूं, ये लिक्विड है, लिक्विड को फ्रीज करने वाला हूं, तो टेम्परेचर क्या करूंगा, घटाऊंगा। तो टेम्परेचर मैं घटा रहा हूं ऐसे। यहां पे मान लो कि मेरे को ऐसा हुआ कि लिक्विड जो है सॉलिड बनना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ तक, है ना, ये लिक्विड था, अब ये सॉलिड बनना स्टार्ट हो गया ऐसा। तो ये रहा आपका कर्व इस तरह से। अब इस कंडीशन में क्या है, देखो इस कंडीशन में यहाँ पे ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट की बात करता हूँ। तो इस पॉइंट पे क्या है, तो इस पॉइंट पे देखो दोनों की वेपर प्रेशर, दोनों का प्रेशर या प्रेशर जो है वेपर प्रेशर है, दोनों का वेपर प्रेशर क्या है, सेम है। मान लो ये P0 है ना। ये किसके लिए कर्व है, ये सॉल्वेंट के लिए है ना। सॉल्वेंट को हम लोग फ्रीज कर रहे हैं ऐसे, ठीक है। अब क्या किया, सॉल्वेंट में सॉलिड मिलाया और सॉल्यूशन बनाया। तो जैसे ही सॉल्यूशन बनता है, आपको पता है कि वेपर प्रेशर क्या होता है, कम जाता है। मतलब अभी वेपर प्रेशर यहाँ था तो कुछ कम होके यहाँ आ जाएगा, और अभी जो है कुछ यहाँ जब आएगा तो ये इस पॉइंट पे क्या होना शुरू कर रहा है, देखो यहाँ पे ये सॉलिड वाला लाइन को कर्व कर, मतलब जब वो सॉलिड फेज में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रीज कर जाएगा लिक्विड, सॉल्वेंट फ्रीज कर जाएगा, तो यहाँ पे कट करेगा उसको। तो ये सॉलिड फेज वाला लाइन है, ये लिक्विड फेज वाला लाइन है। तो सॉलिड फेज वाले वो कब कट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे कट कर रहा है जब ये सॉल्यूशन बना, क्योंकि सॉल्यूशन बनते ही क्या हो जाएगा, उसका वेपर प्रेशर कम जाएगा। देखो, है ना, एक ही पॉइंट की बात करते हैं, इस पॉइंट की। तो इस पॉइंट पे देखो, यहाँ पे वेपर प्रेशर था सॉल्वेंट के केस में, जबकि सॉल्यूशन के केस में यहाँ वेपर प्रेशर है, कम गया ना, काफ़ी कम गया। तो अब देखो, उस शुरू में क्या हो रहा था, इस पॉइंट पे सॉल्वेंट जो था प्योर अवस्था में फ्रीज कर रहा था, तो T0F बोल देता हूँ इसको। अब जैसे ही सॉल्यूशन बना तो यहाँ पे फ्रीज कर रहा है, तो इसको बोल देता हूँ TF। अब ये क्या हो गया, देखो तो घट गया ना, फ्रीजिंग पॉइंट घट गया, दैट्स व्हाई इट इज नॉन एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और इन दोनों का डिफरेंस जो होगा, डिफरेंस को ही बोलते हैं डेल्टा TF, और दैट इज इक्वल टू, है ना, दैट इज प्रोपोर्शनल ऑफ, है ना, M मोलालिटी। और अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाओगे तो क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है जिसको हम लोग केप बोलते हैं, केप M। तो ये हो गया
आपका इक्वेशन, है ना। अब इसको भी थोड़ा सा खोल के लिख देते हैं। तो डेल्टा टी एफ, तो डेल्टा टी एफ को खोलो, तो डेल्टा टी एफ को खोलोगे तो क्या लिखोगे, है ना, हायर माइनस लोअर हमेशा लिखना। तो डेल्टा टी एफ, है ना, ये हायर है माइनस लोअर, टी एफ इक्वल टू के एफ एम। अब ये जो है टी नॉट है किसके लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बताओ, ये किसके लिए आ रहा है और ये किसके लिए आ रहा है। तो ये सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि ये सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉल्यूशन, है ना। तो आपसे कभी कभी पूछा जाता है सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, तो इस वाले इक्वेशन का यूज़ करना और ये क्या करना कि टी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी नॉट एफ माइनस के एफ एम हो जाएगा, टी नॉट एफ माइनस के एफ एम हो जाएगा। तो ये आप ध्यान में रखोगे, ऐसा नहीं कि आपसे पूछा गया, है ना, सॉल्यूशन का वेपर, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, तो आप फट से डेल्टा टी एफ निकाल दिए और बोले कि यही है, तो ऐसा करोगे तो गलती हो जाएगा। तो ये वाली चीज़ ध्यान में रखना है आपको। नीचे दिख रहा है ना, चलिए ठीक है। तो ये इस तरह की काम हमें करना है ना। ये नहीं दिख रहा है, नीचे लिख दिया हूँ मैं, थोड़ा इधर लिख देता हूँ। तो टी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये टी एफ दैट मीन्स सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है, दैट इज इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस के एफ एम। तो ये वाली बात आपको याद रखना है। तो यही है आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को ये समझ में आया होगा, किसी को डाउट नहीं रहा होगा। तो ये ग्राफ भी समझ में आ गया होगा सभी को, इजी सा ग्राफ है ना। और ऐसा चीज़ मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, है ना, टर्नरी डायग्राम, टर्नरी फेज डायग्राम बताया था आपको, है ना, जहाँ पे सॉलिड लिक्विड गैस तीनों की हम लोग बात कर रहे थे। तो यहाँ पे तो अभी इधर लिक्विड है और यहाँ आकर सॉलिड हो जाता है। चलिए, तो ये लिख लिए। अभी भी डिस्कस करना है केफ के बारे में, उम्मीद करता हूँ आप लोग लिख लिए होंगे। तो हम लोग केफ के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। चलिए, केफ, तो केफ को क्या बोलते हैं, जैसे कि वहां पे मोलल इलिवेशन कांस्टेंट बोल रहे थे, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट बोलेंगे, क्योंकि ये डिप्रेशन है ना। तो इसको बोलेंगे हम लोग मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट बोलेंगे। आ रहा समझ में, इसको बोलेंगे मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट बोलेंगे, ठीक है। अब मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट क्यों, क्योंकि आप सोच सकते हो कि मोललिटी अगर 1 मोल पर केजी हो गया तो डेल्टा टी एफ का वैल्यू के एफ के बराबर आएगा। मतलब अगर मोललिटी 1 होगा तो जो डेल्टा टी एफ होगा वही के एफ होगा, दैट्स वाई इट इज नॉन एज मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। तो वो डिप्रेशन जो 1 मोललिटी के बराबर आ रहा है वो के एफ होता है, सो इट इज नॉन एज मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। मतलब ऐसा डिप्रेशन जब मोललिटी 1 हो सॉल्यूशन का। तो ये वाली बात, इसको कहीं कहीं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट के भी नाम से जाना जाता है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट के भी नाम से जानते हैं इसको। तो ये दोनों सेम ही चीज़ है और इसकी वैल्यू सेम जैसे कि केबी की हो रही थी, तो यहाँ भी इसकी भी वैल्यू ऐसा ही कुछ होगा, है ना। मतलब यहाँ पे भी होगा R इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू, वहाँ पे TB हो रहा था जबकि यहाँ पे TF होगा, TF का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डेल्टा HF। इसको क्या बोलते हैं, हीट ऑफ फ्यूज़न बोलते हैं, है ना। मतलब लिक्विड को सॉलिड में बनने के लिए जो हीट का एक्सचेंज होगा, है ना, जो हीट चेंज होगा वही आता है हीट ऑफ फ्यूज़न कहलाता है। तो इसको भी हम उसी तरह से लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न के रूप में लिख सकते हैं, जैसे कि वहाँ पे लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के रूप में लिखा था, तो यहाँ भी वैसा ही लिखा जा सकता है इसको 1000 इंटू डेल्टा HF बाय MA। और ये क्या हो गया आपका,
यही हो जाता है आपका लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न LF। तो आप इसको आसानी से लिख सकते हो, है ना, आप इसको आसानी से लिख सकते हो क्या, दैट इज इक्वल टू R इंटू TF² अपॉन 1000 इंटू LF। तो ये हो गया आपका KF। तो इस फॉर्म में भी याद कर सकते हो। अब KF का यूनिट निकाल सकते हो, है ना, इसका भी यूनिट वही होगा, केल्विन kg पर मोल, है ना, सेम है ना, दोनों में कोई डिफरेंस ही नहीं है, सेम ही है। तो यहाँ भी केल्विन kg पर मोल ही होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये सारा कुछ समझ में आया होगा, एनीवन किसी को डाउट नहीं होगा यहाँ तक। चलिए, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया, है ना, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट तक पढ़ लिया। अब नेक्स्ट है एट लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट एंड लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। नेक्स्ट एंड लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है ना, फोर्थ वन ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये सबसे लास्ट वाला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ऑस्मोटिक प्रेशर को पढ़ने से पहले एक चीज़ जान लेना है, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म, है ना, टर्म्स हैं, उसे समझना है। जैसे ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस क्या होता है पहला। दूसरा रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है। तो सबसे पहले ऑस्मोसिस देख लेते हैं क्या होता है। तो ऑस्मोसिस एक तरह का प्रोसेस है, एक फेनामेना है जिसमें सॉल्वेंट का पार्टिकल एक परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, सेमी परमिएबल, इसको बोलते हैं SPM। SPM का मतलब होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, है ना, क्या होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। तो SPM का मतलब, है ना, तो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जैसे कि आप जो अंगूर देखते हो, अंगूर समझ रहे होगे आप, अंगूर नहीं, आप उसको किशमिश, है ना, जिसको रेजिन्स बोलते हो आप लोग, रेजिन्स। तो रेजिन्स की बात करते हैं। तो रेजिन्स को क्या करो, आप पानी में डाल दो रात में, तो आप देखोगे कि वो स्वेल होके फूल जाता है ना। तो होता क्या है बेसिकली, उसमें ऑस्मोसिस होता है। तो उसका जो अपर पार्ट है वो एक तरह से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करता है ना, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करता है। तो वही होता है SPM, है ना। तो उस तरह का ऐसा मेम्ब्रेन जो केवल सॉल्वेंट पार्टिकल को पास करने का परमिशन दे, सॉल्यूट पार्टिकल को पास करने का परमिशन ना दे, तो उसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो इसमें क्या करो आप कि एक साइड में क्या करो, सॉल्यूशन भर दो और एक साइड में भर दो सॉल्वेंट, एक साइड में भर दो सॉल्वेंट। तो आप इस तरह से भर दोगे तो आप देखोगे कुछ समय बाद, और यहाँ सेपरेट कर दो SPM से, तो आप देखोगे कि कुछ समय बाद ये जो लेवल ऑफ सॉल्यूशन है वो बढ़ गया, इंक्रीज कर गया हल्का, है ना। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इधर से सॉल्वेंट फ्लो करके इधर आया, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स इधर आए। जब ऐसा होगा तो इधर का वॉल्यूम बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली इंक्रीज कर जाएगा, है ना। बट याद रहे कि इधर से अगर ये रेड वाला सॉल्वेंट पार्टिकल है तो ये इधर से इधर कभी नहीं जाएगा, सॉल्वेंट नहीं जाएगा, रेड वाला सॉल्यूट, रेड वाला सॉल्यूट है तो ये सॉल्यूट नहीं मूव करेगा। कौन मूव करेगा, अरे यार सॉल्यूट तो है ही नहीं इधर,
हमने केवल सॉल्वेंट लिया है, अगर सॉल्यूशन लेते तो ऐसा लिखते, है ना, सॉरी हमने सोचा कि सॉल्यूशन लिया। चलिए एक अलग से सेक्शन में मैं इसका भी केस बता दूंगा, है ना। ये सॉल्वेंट ही लेता हूँ केवल अभी। तो ये सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट के पार्टिकल इधर से इधर मूव करेंगे, है ना, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की साइड में। तो इसी प्रोसेस को, ये मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन साइड इज नॉन एज ऑस्मोसिस। इसी को हम लोग ऑस्मोसिस बोलते हैं। क्लियर हो गया होगा। एक और केस लेता हूं, मान लो ऐसा है, यहां भी सॉल्यूशन भरा हुआ है और यहां भी सॉल्यूशन भरा हुआ है, और ये है आपका SPM, ऐसा ये है आपका SPM। अब यहाँ पे जो सॉल्यूशन भरा है उसका कंसंट्रेशन C1 है, और यहाँ जो सॉल्यूशन भरा है उसका कंसंट्रेशन C2 है, एंड C2 इज ग्रेटर देन C1। C2 का जो कंसंट्रेशन है C1 से ज़्यादा है। तो इस केस में क्या होगा, जिधर हायर कंसंट्रेशन है इसका मतलब उधर सॉल्यूट ज़्यादा है, और जिधर लोअर कंसंट्रेशन है उसका मतलब उधर सॉल्वेंट ज़्यादा है। तो सॉल्वेंट क्या करेगा, सॉल्वेंट का ऑलवेज टेंडेंसी होता है कि वो लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन फ्लो करेगा SPM के थ्रू। तो ये क्या करना शुरू कर देगा, इधर से इधर जाना शुरू कर देगा, है ना, सॉल्वेंट, बट सॉल्यूट नहीं जाएगा। हाँ, यहाँ से सॉल्यूट की बात करूँगा तो ये सॉल्यूट फ्लो करके इधर से इधर नहीं जाएगा, ये सॉल्यूट कभी नहीं जाएगा, केवल कौन जाएगा, सॉल्वेंट जाएगा। क्लियर है, केवल सॉल्वेंट जाएगा। और यहाँ भी ये प्रोसेस जो होगा ऑस्मोसिस ही कहलाएगा। तो इसमें देखो, इसमें भी सॉल्वेंट पार्टिकल मूव कर रहे हैं, यहाँ भी सॉल्वेंट पार्टिकल मूव कर रहा है थ्रू SPM। तो जब भी SPM के थ्रू सॉल्वेंट पार्टिकल मूव करेगा, है ना, थ्रू सॉल्वेंट साइड टू solution side or lower concentration to higher concentration, then that process is known as osmosis, उसे osmosis बोलेंगे। अब रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, तो आप बखूबी गेस कर सकते हो, है ना, आप आइडिया लगा सकते हो कि क्या होगा। रिवर्स मतलब उल्टा ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस का उल्टा होगा। जैसे कि ऑस्मोसिस अगर इस साइड में हो रहा था, ऐसे हो रहा था, तो अगर कुछ ऐसा होना शुरू हो जाए, ऊपर वाले केस में क्या हो जाएगा, ऊपर वाले केस में कुछ इस तरह का, है ना, प्रोसेस होना शुरू हो जाए, मतलब सॉल्यूशन साइड से सॉल्वेंट साइड में, इधर क्या है, सॉल्यूशन है और इधर क्या है, सॉल्वेंट है। तो सॉल्यूशन से सॉल्वेंट साइड सॉल्वेंट पार्टिकल का मोशन शुरू हो जाए, तो इस प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस, है ना, इसी को बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। क्लियर हुआ, है ना, मतलब सॉल्यूशन के साइड से सॉल्वेंट के साइड सॉल्वेंट पार्टिकल का फ्लो होना। बट कि ऑस्मोसिस में क्या होता है, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ जाता है सॉल्वेंट के पार्टिकल। यही है दोनों में डिफरेंस, रिवर्स ऑस्मोसिस। अब हम लोग बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, और आप लोग ये वाला टेक्निक अक्सर, है ना, देखे होंगे, है ना, RO, है ना, जो आपके वाटर प्योरीफायर होते हैं, आप वहाँ पे लिखा होगा उसमें डिस्क्रिप्शन में RO, रिवर्स ऑस्मोसिस टेक्निक का यूज़ किया गया है। तो वहाँ रिवर्स ऑस्मोसिस बेसिकली यही प्रिंसिपल यूज़ करा जाता है ना, वाटर को प्योरीफाई करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ ये दोनों पॉइंट समझ में आए होंगे। अब हम लोग बात करेंगे एक और ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में, है ना। तो इसी से जुड़ा हुआ है ऑस्मोटिक प्रेशर भी। तो समझते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को। पहले ऑस्मोटिक प्रेशर को समझेंगे कि क्या होता है। देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। तो हमने क्या करा, यहाँ पे देखा SPM लगाया जब, और इधर सॉल्वेंट रखा और इधर सॉल्यूशन रखा, तो हमने देखा कि सॉल्वेंट जो है सॉल्यूशन की तरफ मूव करके आ रहा है, इधर ऐसा आ रहा है ना, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। सॉल्वेंट है तो लोअर कंसंट्रेशन, माने कंसंट्रेशन तो है ही नहीं उधर सॉल्यूट का। अब यहाँ पे क्या होगा, धीरे धीरे वॉल्यूम इसका बढ़ेगा। अगर लेवल इसका इतना है तो लेवल इसका डाउन होगा और इसका लेवल बढ़ेगा ऐसे,
ये रहा SPM। तो ऐसा होगा, सॉल्वेंट आने से इधर बढ़ने लगे। अब ऐसा कुछ करना है आपको कि इधर जो लेवल बढ़ रहा, मतलब इधर जो ऑस्मोसिस हो रहा है ये ऑस्मोसिस बंद हो जाए। मतलब ऑस्मोसिस बंद हो जाए कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो सॉल्वेंट का मोशन है, सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन साइड, ये मोशन ही बंद हो जाए। ये जो दिख रहा है लाइंस का डायरेक्शन, सॉल्वेंट पार्टिकल के मोशन का डायरेक्शन, ये बंद हो जाए, ये स्टॉप हो जाए, हो ही नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, एक इधर पिस्टन लगा देंगे, इधर ऐसे। अब पिस्टन लगा दिया और मैं क्या किया, इधर से प्रेशर बढ़ाना शुरू करा। तो आपको पता है कि जब मैं इधर से प्रेशर बढ़ाऊंगा तो, है ना, तो क्या होता है, जैसे प्रेशर बढ़ाते हो एक साइड लिक्विड रख दो, इधर से बढ़ाओगे तो इधर उठता है। तो अगर, और जब आप मान लो कि सपोज दैट पाइप से पानी इधर आ रहा है, तो आप क्या करते हो, बेसिकली उसको बंद करने के लिए इसे होल्ड करते हो। तो आप बेसिकली क्या कर रहे हो, प्रेशर लगा रहे हो, है ना। तो पानी जब पाइप से, जब सपोज दैट आपने टैप खोला, पानी निकल रहा है, या आपका टैप खराब हो गया, तो आप क्या करते हो, पानी अचानक से बहुत ज़्यादा निकल रहा है, तो आप क्या करते हो, उसको दबाते हो ऐसे, है ना। तो बाहर से आप क्या लगा रहे हो, प्रेशर लगा रहे हो ताकि वो रुक जाए। तो वैसा ही कुछ इधर से मान लो एक टैप जैसा ही क्या हो रहा है, रिस रहा है पानी, तो मैं इसको रोकने के लिए मैं इधर से प्रेशर जनरेट कर रहा हूँ ताकि रुक जाए। अब मैं उतना प्रेशर जनरेट करूँगा, मैं उतना प्रेशर जनरेट करूँगा कि ये ऑस्मोसिस क्या हो जाए, रुक जाए। मैं उतना प्रेशर जनरेट करूँगा कि ऑस्मोसिस रुक जाए। तो जिस प्रेशर पे ये ऑस्मोसिस रुक जाएगा, उसी प्रेशर को बोलते हैं हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर। आ समझ में, उसी प्रेशर को बोलते हैं हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर। तो मैं बोलूँगा प्रेशर exerted on solution side, the pressure exerted on solution side to stop osmosis, pressure exerted on solution side to stop osmosis is called ऑस्मोटिक प्रेशर, इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। उसे क्या बोलते हैं हम लोग, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। क्लियर हुआ, प्रेशर एक्सर्टेड ऑन सॉल्यूशन साइड टू स्टॉप ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। सॉल्यूशंस के साइड में जो हम प्रेशर एक्सर्ट करते हैं ताकि ऑस्मोसिस रुक जाए, तो उस प्रेशर को बोलते हैं हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। अब दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय पाई, उसे पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम लोग आते हैं इसके इक्वेशन के ऊपर। तो ये जो प्रेशर है बेसिकली नथिंग बट, आप जो आइडियल गैस में प्रेशर पढ़ते थे ना, गैस वाला आइडियल गैस इक्वेशन में, वही है, वैसा ही कुछ है। तो देखो वहाँ क्या पढ़ते थे आप, वहाँ पढ़ते थे आइडियल गैस वाले में PV = nRT पढ़ते थे, ऐसा ये पढ़ते थे ना। अब अगर मैं इसको ऐसा रखूं कि P = N/V कर दूं RT, तो ये क्या हो जाएगा, बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा। दिस इज बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन। तो मैं इसको बोल सकता हूँ P = CRT बोल सकता हूँ, और यही होता है इसमें, ये जो प्रेशर है यही है ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब P को यहाँ पे क्या बोल दिया गया है, पाई बोल दिया गया है, पाई = CRT, यही होता है पाई = CRT। तो यहाँ पे R का जो वैल्यू लोगे आप गैसियस वाला ले सकते हो, 0.0821 वाला, ठीक है। तो ये आपका प्रेशर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आया होगा। पाई = क्या होता है, CRT, ऑस्मोटिक प्रेशर = CRT, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन R and T। क्लियर है इतना, है ना। तो आपको मैंने यहाँ तक बहुत कुछ बताया। तो इस तरह से ऑस्मोटिक प्रेशर आपको मिल जाता है। तो यहाँ तक ऑस्मोटिक प्रेशर आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है और ऑस्मोसिस क्या है। अब आते हैं कि रिवर्स ऑस्मोसिस होता क्यों है। तो देखो मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूँ। अब एक समय आया कि ये सॉल्वेंट फ्लो करना बंद कर दिया, और अगर मैं उससे ज़्यादा बढ़ा दूँ, मतलब अगर मैं ये जो प्रेशर बढ़ा रहा हूँ P > पाई हो जाए,
अगर P ग्रेटर देन पाई हो गया तो उस केस में क्या होगा कि उल्टा सॉल्वेंट सॉल्यूशन से इधर फ्लो करना शुरू कर देगा, ऐसा फ्लो करना शुरू कर देगा, इधर से इधर सॉल्वेंट फ्लो करना शुरू कर देगा। और यही तो रिवर्स ऑस्मोसिस होता है। बट क्यों नहीं फ्लो करेगा? ऑस्मोसिस में कौन फ्लो करता है? केवल सॉल्वेंट, सॉल्यूट नहीं। मतलब अगर आपके पानी में नमक मिला है ना, कुछ हार्डनेस है, तो वो क्या होगा, कैल्शियम कैटायंस एनायंस के वजह से, तो जब हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस करेंगे तो दीज आयंस आर सॉलिड पार्टिकल्स, तो इस केस में ये फ्लो नहीं करेंगे, केवल वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, पास होगा SPM से, और आपका पानी क्या होगा, केवल आपको क्या मिलेगा, है ना, प्योर वाटर मिलेगा, है ना। वहाँ से जो कैटायंस एनायंस है वो सेपरेट आउट हो जाएंगे, एक ही साइड, एक ही पार्टीशन के साइड में रह जाएगा। तो इस तरह से वो प्योर होता है, तो इस तरह से वो वर्क करता है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आया होगा कि रिवर्स ऑस्मोसिस क्यों होता है और कब होता है। चलिए, तो कुछ और चीज़ें हैं जो हमें डिस्कस करना है। एक और बात जो है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, हाँ, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना। ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, तो इसमें 2-3 तरह के होते हैं। एक हो गया आइसोटोनिक, एक हो गया आइसोटोनिक सॉल्यूशन, है ना। एक हो गया हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और एक हो गया हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो ये 3 तरह के सॉल्यूशन होते हैं, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। अब इनका मतलब क्या है? इनका कहीं ना कहीं मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर से है। तो देखिए, अगर आपके पास इस तरह से मैं 4 सॉल्यूशन लेता हूं, A, B, C, D। अब इसका पाई ए ऑस्मोटिक प्रेशर है, इसका पाई B है, इसका पाई C है, और इसका पाई D है ऑस्मोटिक प्रेशर। इस तरह से ऑस्मोटिक प्रेशर है। अब ऐसा है कि पाई B एंड पाई D दोनों बराबर है। ये ऑस्मोटिक प्रेशर D के बराबर है, तो ये दोनों अगर ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है तो B एंड D को बोला जाएगा आइसोटोनिक, है ना। तो मैं बोलूँगा कि B एंड D आर आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आया समझ में? B एंड D आर आइसोटोनिक सॉल्यूशन। B D क्या हो जाएगा? आइसोटोनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो जब ऑस्मोटिक प्रेशर 2 सॉल्यूशन का सेम होते हैं तो आइसोटोनिक बोला जाता है। और हाइपोटोनिक किनको बोला जाएगा? हाइपो मतलब क्या होता है? हाइपो का मतलब होता है कम, लेस। हाइपो का मतलब होता है कम और लेस, है ना। तो ये मतलब होता है लेस। हाइपो मतलब किसी सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में अगर किसी सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कम है तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो गया। तो देखो, अगर मैं ये बोलूँ कि पाई ए है जो लेस देन पाई बी है, मतलब इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है पाई बी से कम है, तो ए क्या होगा? ए इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन विथ रेस्पेक्ट टू बी। ए इज हाइपोटोनिक विथ रेस्पेक्ट टू बी। और अगर ऐसा है कि पाई सी जो है ग्रेटर देन पाई बी है, मतलब सी का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है बी से ज़्यादा है, तो सी इज हाइपरटोनिक विथ रेस्पेक्ट टू बी कहलाएगा, है ना। हाइपरटोनिक विथ रेस्पेक्ट टू बी कहलाएगा। क्लियर है? आया समझ में? तो ये इस तरह से आपके टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन होते हैं, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको
आए होंगे। किसी को कोई डाउट नहीं होगा इन तीनों में। जब कम हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर तो हाइपोटोनिक, ज़्यादा हो गया तो हाइपरटोनिक, सेम हो गया तो आइसोटोनिक। बहुत साधारण सी चीज़ है ना, बहुत ही सिंपल सा चीज़ है ना। और कहीं ना कहीं पाई का रिलेशन किसके साथ है, आर और टी तो सेम, मतलब कांस्टेंट मान लो सभी के कांस्टेंट हो गए तो कहीं ना कहीं कॉन्सेंट्रेशन से संबंध रखता है। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन से संबंध रखता है, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा कि मतलब अब मान लो कि सी का क्या है, सी हाइपरटोनिक है बी के रेस्पेक्ट में। इसका मतलब हो गया कि इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है। ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होने का मतलब कि ऑस्मोटिक प्रेशर में आपने देखा कि पाई इक्वल टू क्या होता है, सी आर टी होता है। तो पाई प्रोपोर्शनल ऑफ सी है, अगर ये दोनों कांस्टेंट है तो, है ना, टेम्परेचर और आर तो कांस्टेंट ही होता है, तो सी ज़्यादा। इसका मतलब हो गया कि सी में कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है विथ रेस्पेक्ट टू बी, तो ऐसा भी समझा जा सकता है। तो इस केस में क्या होगा, इधर से सॉल्वेंट मूव करके उधर जाएगा। तो ये समझने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं कि कौन आइसोटोनिक है, कौन हाइपरटोनिक है, कौन हाइपोटोनिक है। तो ये हमें आइडिया देता है कि सॉल्वेंट कहाँ से कहाँ मूव करेगा। तो चलिए, ये समझ में आ गया होगा आपको। तो इस तरह से आपका सारे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ख़त्म होते हैं। और हम लोग अगले क्लास में एक और क्लास ले लूँगा इसमें, है ना, तो एबनॉर्मल सॉल्यूशन पढ़ेंगे, है ना, एबनॉर्मल सॉल्यूशन पढ़ेंगे। और थोड़ा एक आइडिया और भी दे दूंगा रिलेशन वाला, रिलेशन बिटवीन ऑस्मोटिक प्रेशर वाला। तो ये दो चीज़ बचा है आपका, और ऑलमोस्ट एक ख़त्म हो गया। आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, है ना। बट एक एबनॉर्मल सॉल्यूशन बच गया, वांट ऑफ फैक्टर बच गया। तो वांट ऑफ फैक्टर वाले कॉन्सेप्ट करेंगे, क्योंकि ये जो भी पढ़ा है ना, ये सब नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो सही है। ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए सारे फार्मूले लगाओ सही आएंगे, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रोलाइट हो गया तो ये फार्मूले जो लगाए हैं आपने, है ना, पाई इक्वल टू सी आर टी वगैरह वगैरह, ये सभी गलत हो जाएंगे और आंसर गलत गलत आएगा। तो इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है, जब सॉल्यूट जो होता है सॉल्यूशन में जाने के बाद डिसोसिएट कर जाता है या एसोसिएट कर जाता है, तो वहाँ पे जो आपके कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का वैल्यू होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, क्योंकि प्रोपोर्शनल ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो पार्टिकल ही वहाँ जाके चेंज हो गया, मतलब मैंने 1 मोल डाला, वहाँ जाके 2 मोल हो गया, तो ऑब्वियसली 2 मोल के प्रोपोर्शनल हमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मिलेगा। तो इस वजह से हमारा वो चेंज हो जाता है। तो इस चीज़ को वांट ऑफ ने अच्छे से स्टडी किया और उसके बाद एक रिलेशन दिया वांट ऑफ फैक्टर का, और सभी में हम लोग वांट ऑफ फैक्टर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मेरा सही रिलेशन देगा, है ना। जैसे कि इसमें क्या कर दूंगा, है ना, सभी में आई मल्टीप्लाई कर दूंगा, ऑस्मोटिक प्रेशर के वैल्यूज़ में सभी में आई मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरा सही अब रिजल्ट आएगा। अब यही आई के बारे में मुझे पढ़ना है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आई के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए हम लोग क्या करते हैं, यही लेक्चर को स्टॉप करते हैं और अगले क्लास में हम लोग वांट ऑफ फैक्टर को देखेंगे डिटेल्स में। तो ये ऑलमोस्ट आपका, है ना, सॉल्यूशन ख़त्म हो गया है। तो नेक्स्ट एक क्लास और होगा और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में प्रोसीड कर जाएंगे। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ ये सारा कुछ आपको आ गया होगा। चलिए, तो आज के लिए हम लोग लेक्चर को यहीं स्टॉप करते हैं और अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं, है ना, अपने लास्ट टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।